राम राम दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपका हिंदी। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है बच्चों हिंदी। आप जानते हो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हिंदी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके लिए हिंदी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो विषय है। और आप ये भी जानते हो बच्चों बहुत ही आसान विषय है। सबसे आसान भाषा की अगर हम बात करें तो बच्चों हिंदी होती है। तो बड़ा ध्यान से हमने पढ़ना है, हर एक चीज, हर एक स्टेप, छोटी से छोटी बात जो है वो सारी क्लियर करके चलेंगे। बस आखिर तक आप क्लास में बने रहना। और कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, अगर आपका कोई डाउट है तो बच्चों उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और शुरू से आखिर तक बिल्कुल बेसिक से आपको जो है वो हाई लेवल तक हर चैप्टर में लेके जाएंगे। ठीक है, तो हिंदी के तहत हिंदी की कक्षा में हम पूरी हिंदी व्याकरण जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर भाषा के अलावा वर्ण है, वर्ण के अलावा शब्दकोश है। इसके अलावा अगर हम बात करें संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, इसके अलावा शब्द, और शब्द के अंतर्गत तत्सम तद्भव शब्द हैं, एकार्थी अनेकार्थी शब्द हैं। इसके अलावा बच्चों पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। समास का आपका टॉपिक है, पद है, पद परिचय, पदबंध, शब्द की शक्तियां। इसके अलावा अगर हम बात करें वाक्य विचार, वाक्य उनका जो भेद हैं वो, और इसके अलावा बच्चों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात और अलंकार का जो टॉपिक है बच्चों, इनके विषय में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हम शुरू करते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है, हमारा पहला जो टॉपिक है बच्चों, उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। भाषा से हम स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे बच्चों? भाषा से। तो देखिए बच्चों, भाषा किसे कहते हैं? आप सभी भाषा से परिचित हो बच्चों कि भाषा जो शब्द है वो संस्कृत की भाष धातु से बनी है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ है बोलना। जिसका अर्थ है बोलना। जो भाषा शब्द है वो संस्कृत की कौन सी धातु से बनी है बच्चों? भाष धातु से। और इस भाष शब्द का अर्थ होता है, भाष जो धातु, इसका अर्थ होता है बोलना। मतलब भाषा एक साधन है। भाषा क्या बच्चों? एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों को समझाते हैं और दूसरों के विचार खुद समझते हैं। भाषा एक साधन है, एक माध्यम है बच्चों, एक जरिया है, या हम ये कह सकते हैं एक मीडियम है विचारों के आदान प्रदान का। मतलब हम अपने विचार दूसरे को समझा सके और दूसरों के विचार जो है खुद समझ सके। उस माध्यम को, उस साधन को, उस जरिए को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। बच्चों भाषा जो है वो कई तरह की होती हैं भाषाएं। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो मातृभाषा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मातृभाषा, तो बच्चों आप जानते हो मातृभाषा, मातृ प्लस भाषा, दो शब्दों से मिलकर बना यह शब्द मातृ प्लस भाषा। मातृ यानी कि मां, भाषा मां की भाषा। मतलब जो भाषा बच्चा अपनी मां से सीखता है या जो भाषा अपने परिवार से सीखता है वो उस बच्चे की क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। जैसे अगर किसी की मां पंजाबी है तो उसकी मातृभाषा पंजाबी होगी। कोई गुजराती परिवार से संबंध रखता है तो उसकी मातृभाषा गुजराती होगी। कोई बंगाली परिवार से संबंध रखता है तो उसकी मातृभाषा बंगाली होगी। तो बच्चों मातृभाषा, मातृ प्लस भाषा यानी कि मां की भाषा। जो बच्चा जो भाषा अपनी मां से या अपने परिवार से सीखता है, क्योंकि सबसे पहले बच्चे का आगमन परिवार के बीच होता है, तो सबसे पहले यही भाषा जो वो सीखता है। इसके बाद है बच्चों राजभाषा। इसके बाद है राजभाषा। तो बच्चों राज प्लस भाषा। राजभाषा क्या होती है? राज प्लस भाषा यानी कि राजकाज की भाषा। राजकाज की भाषा, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बच्चों कि किसी
देश के जो प्रशासनिक कार्य हैं, जो ऑफिशियल वर्क हैं, कार्यालयी कामकाज, वो जिस भाषा में संपन्न किए जाते हैं वो उस देश की क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। किसी देश के जो प्रशासनिक कार्य हैं, जो कार्यालयी कामकाज है, ऑफिशियल वर्क जिस भाषा में संपन्न किए जाते हैं वो उस देश की क्या कहलाती है? वो उसकी राजभाषा कहलाती है बच्चों। जैसे हमारे भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। भारत की राजभाषा कौन सी है बच्चों? हिंदी है। बच्चों आप सभी जानते हो कि 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत 343(1) था बच्चों, यह भी ध्यान रखना। वैसे अध्याय 1 भाग 17 और अनुच्छेद 343(1), वैसे हिंदी लेवल पे हम इतना ही पढ़ते हैं कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तब से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर को हम किस रूप में मनाते हैं बच्चों? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बच्चों यहां पे एक विशेष बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी हमारी राजभाषा है। जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं वो ये आपको ध्यान रखनी है कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी हमारी राजभाषा है। अंग्रेजी भी क्या हमारी राजभाषा है? क्यों? क्योंकि बच्चों जब 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के तहत हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया तो उसी टाइम साथ में यह भी ऐड किया गया था, संविधान में यह भी लिखा गया था कि आने वाले 15 वर्षों तक यानी कि 1965 तक अंग्रेजी भी राजभाषा के रूप में काम करती रहेगी। ठीक है, और वो आज तक लगातार जारी है। वो आज तक लगातार जारी है। हालांकि बच्चों 1965 में जब इसको हटाने की कोशिश की गई तो हमारे गैर अक्षेत्र के जो राज्य हैं उन्होंने इसका विरोध किया। किसने विरोध किया? गैर अक्षेत्र के राज्यों ने इसका विरोध किया बच्चों। ठीक है बच्चों, यहां आपके लिए यह जानना भी आवश्यक है कि भाषा के आधार पर भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। भाषा के आधार पर अगर हम बात करें तो भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। भाषा के आधार पर भारत के कितने क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र हैं बच्चों। पहला कै क्षेत्र, पहला कै क्षेत्र। कै क्षेत्र में वो तमाम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं जिनकी प्रथम भाषा हिंदी है। जिनकी प्रथम भाषा क्या है? हिंदी है बच्चों। कै क्षेत्र में वे तमाम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं जिनकी प्रथम भाषा हिंदी है। प्रथम भाषा क्या होती है बच्चों? जिस तरह हमारे देश की राजभाषा हिंदी है, किसी देश की राजभाषा होती है मतलब उस देश के प्रशासनिक कार्य, उस देश के ऑफिशियल वर्क, कार्यालयी कामकाज जिस भाषा में संपन्न किए जाते हैं वो उस देश की राजभाषा होती है। इसी प्रकार राज्य की प्रथम भाषा होती है। राज्य की क्या होती है बच्चों? प्रथम भाषा। ठीक है, इसको आप राजकीय भाषा भी कह सकते हो। राज्य की क्या कह सकते हो? राजकीय भाषा। यह प्रादेशिक भाषा भी कहलाती है बच्चों, प्रादेशिक भाषा। और इसको राज्य की राजभाषा भी कह सकते हैं। राज्य की राजभाषा भी कहलाती है। तो बच्चों बात कर रहे थे कि पहला कै क्षेत्र है। कै क्षेत्र में वो तमाम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रखे गए हैं जिनकी प्रथम भाषा, जिनकी प्रादेशिक भाषा, जिनकी राजकीय भाषा या जिस राज्य की राजभाषा वो हिंदी है। ठीक है, तो बच्चों हमारे देश में 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो
9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी को प्रथम भाषा के रूप में अपनाया है। तो वो कौन कौन से बच्चों, वो देखना, जिन्होंने हिंदी को जो प्रथम भाषा के रूप में अपनाया है। बच्चों हरियाणा, इसके अलावा राजस्थान के अलावा हिमाचल प्रदेश के अलावा बच्चों उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये 9 हमारे स्टेट, कितने स्टेट है? 9। मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दिल्ली, चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन्होंने हिंदी को प्रथम भाषा के रूप में अपनाया है। तो ये क्या है बच्चों? इनकी प्रथम भाषा जो है हिंदी है। तो ये किस क्षेत्र में आते हैं? ये आते हैं बच्चों कै क्षेत्र में। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, दूसरा है खै क्षेत्र। दूसरा कौन सा है? खै क्षेत्र। तो खै क्षेत्र में वो राज्य आते हैं जिनकी द्वितीय भाषा हिंदी है, जिनकी द्वितीय भाषा जो है वो क्या है? हिंदी है। वो किस क्षेत्र में आते हैं? खै क्षेत्र में। तो बच्चों हमारे देश के 3 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी को जो है वो द्वितीय भाषा के रूप में अपनाया है। कौन कौन से बच्चों? पंजाब, क्योंकि पंजाब की प्रथम भाषा पंजाबी है। गुजरात की प्रथम भाषा जो है वो गुजराती है। और महाराष्ट्र की प्रथम भाषा क्या है? मराठी है। ठीक है। पंजाब की प्रथम भाषा बच्चों पंजाबी है। गुजरात की जो वो गुजराती है और महाराष्ट्र की प्रथम भाषा है मराठी। तो इन 3 स्टेटों ने हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में अपनाया है। तो ये कौन से क्षेत्र में आते हैं बच्चों? ये आते हैं खै क्षेत्र में। इसके बाद है गै क्षेत्र। बच्चों हमने 2 क्षेत्र पढ़े, पहला कै क्षेत्र, दूसरा खै क्षेत्र पढ़ा, तीसरा गै क्षेत्र। कै क्षेत्र में वो तमाम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी प्रथम भाषा हिंदी है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो हमारे 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने हिंदी को प्रथम भाषा के रूप में अपनाया है, जिनमें हरियाणा है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और 3 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये कै क्षेत्र में आते हैं। खै क्षेत्र में वो राज्य आते हैं जिन्होंने हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में अपनाया है। तो हमारे 3 स्टेट ऐसे जिन्होंने हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में अपनाया है, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र। यहां पे हिंदी द्वितीय भाषा है। पंजाब की प्रथम भाषा पंजाबी, गुजरात की गुजराती और महाराष्ट्र की मराठी है। इसके अलावा गै क्षेत्र बच्चों, गै क्षेत्र में इन कै और खै क्षेत्र को छोड़ के बाकी जो सारे राज्य हैं वो किस में आते हैं? गै क्षेत्र में। चाहे हमारे दक्षिण भारत के राज्य हों, जैसे केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ओडिशा है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल या पूर्वोत्तर के जो राज्य जिन्हें हम 7 सिस्टर्स कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर है। इनमें हिंदी न प्रथम भाषा है न द्वितीय भाषा। हिंदी न प्रथम भाषा है न द्वितीय भाषा। ठीक है। जैसे आप जानते हैं बच्चों, कर्नाटक की जो अगर हम बात करें प्रथम भाषा कन्नड़ है, तमिलनाडु की तमिल है, केरला की मलयालम है। इसके अलावा अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तेलुगु है, उड़ीसा की ओडिया है। और इन सब प्रांतों में
द्वितीय भाषा अंग्रेजी है। द्वितीय भाषा क्या है? अंग्रेजी। तो यहां हिंदी ना प्रथम भाषा है और ना हिंदी यहां पे दूसरी भाषा है। बच्चों हमारे जो 7 सिस्टर्स के स्टेट हैं उनमें से कईयों की तो प्रथम भाषा ही अंग्रेजी है। जैसे नागालैंड है, प्रथम भाषा क्या है? अंग्रेजी है। ठीक है, तो बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे? वापस वहीं हम चलते हैं। तो हम यह पढ़ रहे थे कि हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी है, कि 14 सितंबर 1949 को अध्याय 1 भाग 17 अनुच्छेद 343(1) के तहत हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो उस टाइम यह भी लिखा गया था कि आने वाले 15 वर्षों तक यानी कि 1965 तक अंग्रेजी भी राजभाषा के रूप में काम करती रहेगी, और वो आज तक लगातार जारी है। हालांकि 1965 में इसको हटाने की जब मांग हुई तो हमारे जो गैर क्षेत्र के राज्य हैं उन्होंने इसका विरोध किया। ठीक है, और वो लगातार आज तक जारी है। तो बच्चों ऐसा क्यों किया हमारे संविधान निर्माताओं ने? शुरू से इसको हटा देते अंग्रेजी को, तो उसका भी एक कारण था। क्या कारण था? कि जब बच्चों भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों का शासन था, और अंग्रेजों ने यहां बहुत लंबे समय तक शासन किया। लगभग अगर हम बात करें 300 सालों तक अंग्रेजों ने जो है यहां पे शासन किया बच्चों, और वो अपना सारा कामकाज जो था वो अंग्रेजी में करते थे। इतने बड़े सिस्टम को एकदम बदलना मुश्किल काम था, इसलिए संविधान में यह चीज ऐड की कि आने वाले 15 वर्षों तक अंग्रेजी भी हिंदी के साथ साथ राजभाषा के रूप में काम करती रहेगी, और वो लगातार आज तक जारी है। तो बच्चों यहां में विशेष रूप से यह ध्यान रखना है कि हमारी राजभाषा हिंदी है। राजभाषा क्या है? हिंदी है, और उसकी सहायक जो भाषा है, सहायक राजभाषा, वो अंग्रेजी है। वो क्या है? अंग्रेजी है। ठीक है, तो हमारी राजभाषा क्या है बच्चों? हिंदी है, और उसकी सहायक राजभाषा क्या है? वो अंग्रेजी है। सहायक राजभाषा की बात करें तो वो क्या है? अंग्रेजी है। ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें आगे हम चलते हैं। एक होती है बच्चों राष्ट्रभाषा। क्या होती है? राष्ट्रभाषा। ठीक है, तो सबसे पहले तो है ना, कमेंट करके ये बताओ, सबसे पहले ये बताइए कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? भारत की जो राष्ट्रभाषा की अगर हम बात करें तो कौन सी है? वो है हिंदी। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी बच्चों? हिंदी। अब यहां एक चीज विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है। क्या संविधान में कहीं इस चीज का उल्लेख है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? क्या संविधान में कहीं भी इस चीज का उल्लेख है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? तो जवाब मिलेगा नहीं। संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है कि हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा है। संविधान ने तो इसको सिर्फ राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। सिर्फ किसके रूप में? राजभाषा के रूप में। अगर यह क्वेश्चन आ जाए बच्चों कि संवैधानिक तौर पे हिंदी क्या है, तो संवैधानिक तौर पे तो हिंदी सिर्फ राजभाषा है। संविधान ने तो इसको सिर्फ राजभाषा के रूप में अपनाया है। तो फिर ये हमारी राष्ट्रभाषा कैसे हुई? तो बच्चों उसके लिए हम राष्ट्रभाषा की डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रभाषा की डेफिनेशन। राष्ट्रभाषा होती है राष्ट्र प्लस भाषा, राष्ट्र की भाषा। राष्ट्र की भाषा का मतलब क्या? किसी देश के ज्यादातर लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। किसी देश के ज्यादातर लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। और हमारे देश के 70% लोग जो है किसी न किसी रूप में हिंदी का प्रयोग करते हैं। इस लिहाज से हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। बच्चों इसकी एक डेफिनेशन और भी है। 2 डेफिनेशन होती राष्ट्रभाषा की, दोनों कंडीशन ये पूरी करती है तो हमारी राष्ट्रभाषा है, नहीं तो नहीं है। पहली राष्ट्रभाषा, राष्ट्र प्लस भाषा, राष्ट्र की भाषा, यानी कि किसी देश के ज्यादातर लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो हमारे देश के 70% लोग जो हैं वो किसी न किसी रूप में हिंदी का प्रयोग करते हैं। इस लिहाज से हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा। दूसरा बच्चों राष्ट्रभाषा वो भी होती है जिस भाषा में पूरे राष्ट्र को
पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने की क्षमता हो, जिस भाषा में पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को एक सूत्र में बांधने की, एक सूत्र में पिरोने की क्षमता हो, वो उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। और हमारे देश में हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें पूरे भारत को, पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने की क्षमता है। और यह चीज स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सिद्ध भी हो चुकी है, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो हमारे नेताओं ने पूरे भारत को हिंदी के ध्वज तले इकट्ठा किया था, तो इस लिहाज से हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है बच्चों, लेकिन यह ध्यान रखना कि अगर यह पूछे संवैधानिक तौर पे क्या है, तो संविधान ने सिर्फ हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, राष्ट्रभाषा का नहीं। यह भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों संपर्क भाषा क्या होती है? एक संपर्क भाषा भी होती है। तो संपर्क भाषा क्या होती है बच्चों? संपर्क भाषा होती है कि भिन्न भिन्न भाषाओं के लोग आपसी कम्युनिकेशन के लिए, आपसी संपर्क के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो उनकी संपर्क भाषा कहलाती है। जैसे बच्चों देखो, दो आदमी हैं, एक मान लिया पंजाबी है और दूसरा मान लिया तमिल है। एक पंजाबी है, दूसरा तमिल है। अब पंजाबी को तमिल नहीं आती और तमिल को पंजाबी नहीं आती, तो ये आपसी कम्युनिकेशन के लिए, आपसी कम्युनिकेट के लिए, आपस में संपर्क के लिए किसी न किसी भाषा को माध्यम बनाएंगे, चाहे वो हिंदी को बनाए, चाहे अंग्रेजी को, किसी न किसी भाषा को माध्यम बनाएंगी। वो इनकी क्या कहलाएगी? संपर्क भाषा। ठीक है, आई बात समझ में? संपर्क भाषा क्या होती है? अलग अलग भाषाओं के लोग आपसी संपर्क के लिए, आपसी कम्युनिकेशन के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो उनकी संपर्क भाषा कहलाती है। जैसे मैंने कहा कि एक पंजाबी है बच्चों, दूसरा तमिल है। ठीक है, अब दिक्कत क्या है कि पंजाबी को जो तमिल नहीं आती समझ में और तमिल को पंजाबी नहीं समझ में आती, तो कोई ना कोई भाषा ये आपस में संपर्क के लिए यूज करेंगे, चाहे हिंदी करें, अंग्रेजी करें या कुछ और करें, वो इनकी संपर्क भाषा कहलाएगी। ठीक है, तो हमारे देश के ज्यादातर लोग जो हैं, अलग अलग भाषाओं के जो लोग हैं, वो आपसी संपर्क के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हिंदी का प्रयोग करते हैं। इस लिहाज से हिंदी हमारी क्या है? संपर्क भाषा। तो बच्चों हमारी संपर्क भाषा हिंदी है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हमारी राजभाषा हिंदी है और मेरी तो मातृभाषा भी हिंदी है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में अगर आपसे पूछे हिंदी क्या है, ए ऑप्शन राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी बोथ ए एंड बी दोनों, तो बच्चों हम दोनों पे जाएंगे। लेकिन अगर यह पूछे संवैधानिक तौर पे क्या हिंदी, तो सिर्फ राजभाषा है। और कई बार ऐसा भी कोई आ जाए, भाई आपके पास चार ऑप्शन भरे हुए, चारों ए बी, बी बी, सी बी और डी बी। ठीक है, और उसमें ए राजभाषा है, बी राष्ट्रभाषा है, दो ऑप्शन भी कोई और है वो भरे हुए हैं, एक जवाब आपको चूज करना पड़ जाए, तो उस टाइम भी हम प्रेफरेंस राजभाषा को देंगे, क्योंकि संविधान किसको मानता है? राजभाषा को। ठीक है, हो जाएगा। तो बच्चों आगे चलते हैं, आगे देखिए। अब हम पढ़ेंगे भाषा के रूप। भाषा के रूप, तो भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं। मुख्यतः कितने रूप हैं बच्चों? दो। एक मौखिक या कथित, और दूसरा है बच्चों लिखित। भाषा के मुख्यतः कितने रूप हैं? दो रूप हैं। एक मौखिक रूप है या कथित रूप, और दूसरा है बच्चों लिखित रूप। ठीक है, मौखिक क्या होता है बच्चों? मौखिक होता है जब हम बोलकर, जब जो वक्ता है वो बोलकर अपने विचार दूसरे को समझाए और श्रोता सुनकर उन विचारों को समझे। जैसे बच्चों मैं आपको बोल के बता रहा हूं और आप सुन के समझ रहे हो, तो वक्ता बोलकर अपने विचार प्रस्तुत करे और श्रोता सुनकर उन विचारों को समझे, वो भाषा का कौन सा रूप कहलाता है? वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है बच्चों। सबसे प्राचीन रूप भी यही है। भाषा का सबसे प्राचीन रूप जो है वो कौन सा बच्चों? वो मौखिक है। ठीक है, सबसे अधिक प्रयोग होने वाला रूप भी यही है। सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला रूप भी यही है बच्चों।
और पहले अस्तित्व में भी यही आया, सर्वप्रथम जो है वो अस्तित्व में यही रूप आया। ठीक है, तो मौखिक या कथित, बच्चों मौखिक जो शब्द है मुख में इक प्रत्यय लग के बना है, मुख में इक प्रत्यय लग के क्या बना, मौखिक। मुख से मतलब जब हम बोलकर अपने विचार दूसरे को समझाते हैं वो क्या कहलाती है, मौखिक। या हम ये कह सकते हैं वक्ता, बोलने वाला बोलकर अपने विचार प्रस्तुत करता है, और श्रोता सुनने वाला सुनकर उन विचारों को समझता है। तो ये कौन सा रूप कहलाता है बच्चों, मौखिक रूप कहलाता है, कथित भी कह देते हैं। ये भाषा का सबसे प्राचीन रूप है, सबसे पहले अस्तित्व में यही रूप आया, और सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला रूप भी कौन सा है, मौखिक है। बच्चों अगर हम बात करें लिखित रूप की, लिखित होता है बच्चों जिसमें लेखक लिखकर अपने विचार प्रकट करे और पाठक पढ़कर उन विचारों को समझे। जैसे बच्चों मैंने लिख दिया, ये क्या मैंने लिख दिया और आपने पढ़ के इनको समझ लिया, यह भाषा का कौन सा रूप है, लिखित रूप है। हम यूं भी कह सकते हैं सीधी भाषा में कि जिस भाषा का वह रूप जिसमें लिखकर अपने विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, और यूं भी कह सकते हैं जो लेखक है वो लिखकर अपने विचार प्रस्तुत करे और पाठक पढ़कर उन विचारों को समझे, वो भाषा का कौन सा रूप है, वो लिखित रूप है बच्चों। ठीक है, तो ज्ञान के स्थायी रूप के लिए यह रूप आवश्यक है, ज्ञान के स्थायी रूप के लिए जरूरी है बच्चों यह रूप। ठीक है, अब दरअसल क्या है कि लिखित रूप की आवश्यकता क्यों पड़ी बच्चों, लिखित रूप की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जब मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगा, या मनुष्य को अपनी बात एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचानी पड़ी, या आने वाली पीढ़ियों तक अपना ज्ञान पहुंचाना पड़ा, तो जाहिर सी बात हो बोल के नहीं बता सकता आने वाली पीढ़ियों को, तो इसलिए उसे किस रूप की आवश्यकता महसूस हुई, लिखित रूप की। तो इस प्रकार लिखित रूप का क्या हुआ बच्चों, विकास हुआ। ठीक है, ज्ञान के स्थायी रूप के लिए जो है वो आवश्यक है कौन सा, लिखित रूप। बच्चों एक रूप और भी होता है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, कौन सा रूप होता है, वो होता है सांकेतिक रूप। कौन सा होता है बच्चों, सांकेतिक रूप। बच्चों संकेत में एक प्रत्यय है, संकेत में एक जोड़ा तो क्या बन गया, सांकेतिक रूप। तो बच्चों सांकेतिक रूप क्या होता है, सांकेतिक होता जब संकेतों के द्वारा हम अपने विचार दूसरों को समझाते हैं। जब हम संकेतों के द्वारा अपने विचार दूसरों को समझाते हैं तो भाषा का कौन सा रूप कहलाता है, सांकेतिक रूप कहलाता है बच्चों। ठीक है, तो जो सांकेतिक रूप है, तो बच्चों जो सांकेतिक रूप है ना, पहली बात तो यह ध्यान रखना है, अगर आपको एग्जाम में पूछ ले भाषा के कितने रूप हैं तो हम जवाब दो ही देंगे, मौखिक और लिखित, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी की जो बुक्स है वो भी दो ही कहती हैं, मौखिक और लिखित। दूसरा सांकेतिक रूप क्या है कि कई विद्वान, बहुत से विद्वान इसको भाषा का रूप नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, उनका कहना कि संकेतों के द्वारा हर चीज को सही सही ढंग से नहीं समझाया जा सकता। हो सकता है कोई व्यक्ति किसी और बात के लिए संकेत करे और समझने वाला उसका अर्थ कुछ और ही समझ जाए, तो इसलिए बहुत से विद्वान इसको भाषा का रूप नहीं मानते। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में इसका बड़ा महत्व है, तो हम इसके अस्तित्व को पूरी तरह नकार भी नहीं सकते बच्चों। जैसे आप लोगों ने महसूस किया होगा, आप कहीं जा रहे हो सड़क से, अगर लाल बत्ती आ जाए तो आप रुक जाते हो, और अगर हरी आ जाए तो आप चल पड़ते हो। तो ये क्या, ये संकेत है बच्चों। किसी वाहन के ऊपर लाल बत्ती है, किसी के ऊपर नीली बत्ती है, ये क्या है बच्चों, संकेत है। ठीक है, आप कक्षा में बैठे हुए, घंटी बजी टन टन टन, आप उठ के चल दिए, ये क्या है, संकेत है बच्चों। ठीक है, तो इसके अस्तित्व को पूरी तरह नकार नहीं सकते बच्चों, हमारे जीवन में बड़ा महत्व है इसका। लेकिन फिर भी एग्जाम के लिहाज से अगर आपसे पूछे भाषा के कितने रूप हैं तो हम दो ही बताएंगे, एक मौखिक और दूसरा लिखित, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी दो ही मानती है, मौखिक रूप और लिखित रूप। ठीक है, हो जाएगा बच्चों। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। जो हमारा संविधान है उसमें कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं, तो हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है,
तो बच्चों हमारे संविधान में जो है 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। कितनी हैं? 22 भाषाएं जो है हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त हैं। ये 8वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची है बच्चों? संविधान की कौन सी अनुसूची में इनका जिक्र मिलता है? 8वीं अनुसूची में जो है वो इनका जिक्र मिलता है। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो वो दी गई बच्चों 22 भाषाओं को। ठीक है, तो 22 कौन कौन सी बच्चों? वो ध्यान देना, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, असमिया, बांग्ला, कश्मीरी। तो बच्चों कितनी भी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो आपको एक चीज यह भी ध्यान रखनी है कि जब संविधान लागू हुआ उस टाइम 14 भाषाएं मान्यता प्राप्त थी। ठीक है बच्चों, वर्तमान में कितनी भाषाएं जो हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त है? तो वो है 22 भाषाएं को मान्यता मिली हुई है। और ये हमारे संविधान की कौन सी अनुसूची में है? तो ये 8वीं अनुसूची में है। लेकिन बच्चों यहां आपको ये पता होना चाहिए कि शुरू में जब संविधान बना तो कितनी भाषाओं को जो है वो मान्यता दी गई थी। तो आपको ध्यान होना चाहिए 14 भाषाएं उस टाइम जो मान्यता प्राप्त थी। वो 14 कौन सी थी? हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, असमिया, बांग्ला और कश्मीरी। इन 14 भाषाओं को शुरू में मान्यता मिली थी। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें इसके बाद, तो बच्चों जब 1967 में जब 21वां संविधान संशोधन हुआ तो एक भाषा और जोड़ दी। उस भाषा का नाम था सिंधी। 1967 में जब 21वां संविधान संशोधन हुआ तो एक भाषा और जोड़ दी और वो भाषा थी बच्चों कौन सी? सिंधी। तो भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 15। उसके बाद बच्चों अगर हम ये बात करें कि जब 71वां संविधान संशोधन हुआ, 71वां संविधान संशोधन जब हुआ, ये अगर हम बात करें 1992 में, कब हुआ? 1992 में। तो उस टाइम बच्चों 3 भाषाएं जो है और जोड़ दी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 1992 में 71वां संविधान संशोधन जब हुआ तो 3 भाषाएं और जोड़ दी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और भाषाओं की संख्या कितनी होगी? 18। अगर उसके बाद हम बात करें बच्चों, जब 92वां संविधान संशोधन हुआ, 92वां संविधान संशोधन जब हुआ 2003 में, जब 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, तो बच्चों उस टाइम 4 भाषाएं और जोड़ दी। वो थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो इस प्रकार वर्तमान में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हमारे संविधान में? तो वर्तमान में हमारे संविधान में जो है बच्चों वो 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। कौन सी अनुसूची में इनका जिक्र मिलता है? 8वीं अनुसूची में इनका जिक्र मिलता है। जब संविधान लागू हुआ तो उस टाइम कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त थी? तो बच्चों उस टाइम जो है 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, असमिया, बांग्ला और कश्मीरी। ठीक है। उसके बाद 1967 में जब 21वां संविधान संशोधन हुआ तो एक भाषा और जोड़ दी, उसका नाम है सिंधी। और भाषाओं की संख्या हो गई 15। उसके बाद बच्चों 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तो 3 भाषाएं जो है और जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और भाषाओं की संख्या हो गई 18।
उसके बाद 92वां संशोधन हुआ 2003 में, तो बच्चों 4 भाषाएं और ऐड कर दी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो भाषाओं की संख्या हो गई 22। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं? तो बच्चों वो है आपकी 22 भाषाएं जो है मान्यता प्राप्त, और 8वीं अनुसूची में इसका जिक्र मिलता है। हो जाएगा। तो आपको यह भी पता होना चाहिए बच्चों, कई बार क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लेता है डीपली कि कौन से संशोधन में कितनी भाषाएं जोड़ी गई या कौन कौन सी भाषाएं जो हैं वो जोड़ी गई। तो आगे चलते हैं। तो बच्चों इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी जो हिंदी है उसकी आदि जननी कौन है? हिंदी का विकास किससे हुआ? तो इसका विकास क्रम पढ़ेंगे बच्चों। तो अगर हम बात करें तो हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? तो वो है बच्चों संस्कृत। हिंदी की आदि जननी कौन सी है? संस्कृत। बच्चों सबसे पहले वैदिक संस्कृत होती थी। सबसे पहले कौन सी संस्कृत होती थी? वैदिक संस्कृत होती थी, जिसमें कि 4 वेद लिखे गए हैं। 4 वेद जो है वो किस संस्कृत में लिखे गए? वैदिक संस्कृत में। आप जानते हो कि वेद में इक प्रत्यय अगर लगाएंगे, वेद में इक प्रत्यय लगाएंगे तो वैदिक बनता है। तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत होती थी, जिसमें कि 4 वेद लिखे गए बच्चों। इससे फिर अगर हम बात करें परिवर्तित होकर फिर हुई लौकिक संस्कृत। क्या हुई? लौकिक संस्कृत। बच्चों लौकिक संस्कृत वो थी जिसमें रामायण महाभारत लिखी गई, जिसमें रामायण व महाभारत लिखी गई। वो कौन सी थी? वो लौकिक संस्कृत थी। तो यह भी बच्चों लोक में एक प्रत्यय है। लोक में एक प्रत्यय अगर आप लगाओगे तो क्या बनेगा? लौकिक। इसके बाद बच्चों पाली हुई। पाली गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जिन्हें जातक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जातक। तो यह जो शब्द है जातक, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी आता है। जातक कहां आता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी आता है बच्चों कि जातक किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं क्या कहलाती हैं? जातक। यह किस में लिखी गई? पाली में। इसके बाद बच्चों प्राकृत हुई। कौन सी? प्राकृत। तो प्राकृत जो है इसको प्रथम देश भाषा कहा जाता है। प्रथम देश भाषा या बच्चों प्रथम जन भाषा, प्रथम देश भाषा या क्या कहलाती है? प्रथम जन भाषा। कौन सी कहलाती है? वो कहलाती प्राकृत। ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले वैदिक संस्कृत हुई। ये हमारे हिंदी का जो विकास क्रम हम पढ़ रहे हैं, हिंदी का विकास क्रम जो है वो किस तरह हिंदी का विकास हुआ। अगर आपसे पूछे हिंदी की आदि जननी कौन है, तो हिंदी की आदि जननी है बच्चों संस्कृत। सबसे पहले वैदिक संस्कृत होती थी। वैदिक संस्कृत जिसमें 4 वेद लिखे गए। उसके बाद लौकिक संस्कृत हुई, जिसमें रामायण महाभारत लिखी गई। उसके बाद पाली, जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जिन्हें क्या कहते हैं? जातक। तो यह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी आता है कई बार बच्चों, जातक। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं पाली में लिखी गई। उसके बाद प्राकृत। प्राकृत को प्रथम देश भाषा या प्रथम जन भाषा जो है वो कहा जाता है। तो बच्चों प्रथम देश भाषा, प्रथम जन भाषा का क्या अर्थ है? बच्चों कहते हैं इससे पहले की जो भाषाएं थी, चाहे वो वैदिक संस्कृत हो, चाहे वो लौकिक संस्कृत हो, चाहे वो पाली हो, ये सिर्फ साहित्य तक सीमित थी। इनमें सिर्फ साहित्य लिखा गया था, सिर्फ किताबें इसमें लिखी गई थी। आम बोलचाल में ये भाषाएं प्रयोग नहीं होती थी। पहली भाषा जो आम बोलचाल में प्रयोग होने लगी वो प्राकृत थी। इसलिए प्राकृत को प्रथम देश भाषा या प्रथम जन भाषा का दर्जा प्राप्त है। बच्चों प्राकृत से जो है वो जो है अपभ्रंश का निर्माण हुआ। क्या हुआ? अपभ्रंश। प्राकृत से क्या हुआ? अपभ्रंश। तो अपभ्रंश जो होता है बच्चों, अपभ्रंश का अर्थ वैसे तो होता बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश का अर्थ क्या होता? बिगड़ा हुआ। लेकिन यहां हम जो अपभ्रंश का अर्थ लेंगे वो लेंगे विकसित हुआ। क्या लेंगे? विकसित हुआ। कि इससे जो है अनेक भाषाएं जो हैं वो विकसित हुई बच्चों, विकसित हुआ। वैसे तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है भ्रंश का बिगड़ा हुआ,
लेकिन हम अपभ्रंश का अर्थ क्या लेंगे, विकसित हुआ, कि इससे अनेक भाषाएं जो हैं विकसित हुई। और वैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश क्या होता है, जिसे व्याकरण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, जिसे व्याकरण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, वो होता है बच्चों अपभ्रंश। ठीक है, और अपभ्रंश का अर्थ है बिगड़ा हुआ या विकसित हुआ। और बच्चों अपभ्रंश से जो है वो हिंदी का निर्माण हुआ। कई लोग कहते हैं कि इससे अवट का निर्माण हुआ। कई विद्वान क्या कहते हैं, इससे किसका निर्माण हुआ, अवट। तो बच्चों यहां मैं आपको यह बता दूं, यह क्लियर कर दूं कि पुरानी हिंदी को ही अवट कहा जाता है। किसको कहते हैं, पुरानी हिंदी को। तो कई विद्वान मानते हैं कि पहले अवट पुरानी हिंदी बनी, फिर नई हिंदी, ठीक है, फिर हिंदी का निर्माण। तो बच्चों अब यहां जो है वो आपको यह बताना है कि हिंदी की आदि जननी कौन है। अगर हम बात करें तो हिंदी की आदि जननी है बच्चों संस्कृत। ठीक है, मूल क्या इसका, संस्कृत। लेकिन अगर यह पूछे हिंदी का निर्माण किससे हुआ, तो हमारा जवाब होगा अपभ्रंश, क्योंकि हिंदी तो यहां के बनी है, किससे बनी, अपभ्रंश से बनी है। बच्चों ध्यान रखना, अलग अलग क्वेश्चन बने। एक तो अगर हिंदी की आदि जननी पूछ लेता है तो वैदिक संस्कृत है, क्योंकि मूल इसकी जड़ कहां है, वैदिक संस्कृत से। लेकिन अगर यह पूछता है कि हिंदी का निर्माण किससे हुआ, तो हिंदी तो बनी है अपभ्रंश से। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए ना बच्चों, हिंदी का निर्माण किससे हुआ, अकेला संस्कृत है या वैदिक संस्कृत, तो वो सही है, अकेला अपभ्रंश है तो वो सही है। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए कि हिंदी का निर्माण किससे हुआ, अपभ्रंश भी ऑप्शन में है और संस्कृत भी ऑप्शन में है, तब हमारा जवाब अपभ्रंश होगा, क्योंकि हिंदी तो यहां से बनी है बच्चों। ठीक है, और यहां भी अपभ्रंश जो वो कई प्रकार के अपभ्रंश हुए थे बच्चों, कई प्रकार के अपभ्रंश हुए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना हिंदी का निर्माण कौन से अपभ्रंश से हुआ, तो हुआ शौरसेनी अपभ्रंश से। कौन सी, शौरसेनी अपभ्रंश से। तो शौरसेनी अपभ्रंश से और कौन कौन सी भाषाएं जो हैं वो विकसित हुई। शौरसेनी अपभ्रंश से जो है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी बच्चों, हिंदी में कौन सी, पश्चिमी हिंदी, जिसकी खड़ी बोली को आज हम हिंदी के रूप में पढ़ते हैं। इसके अलावा राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी के अलावा राजस्थानी और गुजराती, इनका निर्माण जो है बच्चों वो किससे हुआ, इनका निर्माण जो है वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। किसका, पश्चिमी हिंदी का, पश्चिमी हिंदी के अलावा राजस्थानी का, और राजस्थानी के अलावा गुजराती का। राजस्थानी को तो शौरसेनी अपभ्रंश की जेठी बेटी तक कहते हैं, जेठी बेटी, क्योंकि जेठा कौन होता है बच्चों, जेठा वो होता है जो सबसे पहले जन्म लेता है, तो राजस्थानी को इसकी जेठी बेटी भी कहा जाता है। तो ये हमारे हिंदी का विकास क्रम था बच्चों, कि वैसे तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, संस्कृत से हिंदी बनी है, लेकिन बहुत से चरणों से गुजरकर, बहुत से चरणों से गुजरकर वो विकास क्रम ये है कि सबसे पहले वैदिक संस्कृत होती थी, इसमें चारों वेद लिखे गए, फिर लौकिक संस्कृत भी, इसमें रामायण महाभारत लिखी गई, उसके बाद पाली जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जातक लिखी गई, उसके बाद प्राकृत जिसमें क्योंकि प्रथम देश भाषा या प्रथम जन भाषा कहते हैं, क्यों कहते हैं कि इनसे पहले की जो भाषाएं थी वो सिर्फ साहित्य तक सीमित थी, वो आम बोलचाल में आम लोगों द्वारा प्रयोग नहीं की जाती थी। प्राकृत पहली भाषा थी जो आम जन द्वारा, आम लोगों द्वारा प्रयोग की जाती थी, इसलिए प्रथम देश भाषा जन भाषा कहलाती है। उससे अपभ्रंश का निर्माण हुआ। अपभ्रंश का वैसे अर्थ होता बच्चों बिगड़ा हुआ, लेकिन यहां हम इसका अर्थ लिखते विकसित हुआ, कि इससे अनेक भाषाएं विकसित हुई। और वैसे अनेक शब्दों में के लिए एक शब्द में भी अपभ्रंश आता है कि जिसे व्याकरण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, वो अपभ्रंश है। ठीक है, उससे अवट का निर्माण हुआ। अवट पुरानी हिंदी को ही कहते हैं बच्चों, या आप कह सकते हो हिंदी का निर्माण हुआ। तो अपभ्रंश में हिंदी किससे बनी, शौरसेनी अपभ्रंश से। जैसे बच्चों और भी जो है कई अपभ्रंश हुए थे। मागधी अपभ्रंश हुआ, अर्धमागधी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी बनी, मागधी से बिहारी, ओडिया, असमिया, बांग्ला का विकास हुआ। ठीक है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी का निर्माण हुआ। लेकिन हमें इतना जरूरत नहीं, हमें व्याकरण में सिर्फ यह ध्यान रखो हमारी हिंदी किस अपभ्रंश से हुई, तो वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुई। शौरसेनी अपभ्रंश से और किन भाषाओं का विकास हुआ, पश्चिमी हिंदी, हमारी जो हिंदी है उसकी खड़ी बोली आज हिंदी के रूप में पढ़ते हैं। इसके अलावा राजस्थानी और गुजराती का निर्माण जो है वो किससे हुआ, शौरसेनी अपभ्रंश से। राजस्थानी को तो इसकी जेठी बेटी तक कहा गया है। शौरसेनी अपभ्रंश की जेठी बेटी कौन सी बच्चों, राजस्थानी है। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी आज की कक्षा।
बाकी जो है अगली कक्षा में हम जो है पढ़ेंगे। इसके बाद आगे का जो चैप्टर वो अगली कक्षा में पढ़ेंगे।